सालों पुराना लिखा गया एक नियम आपकी एनर्जी को 10 गुना बढ़ा सकता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या के हिसाब से अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपका पूरा दिन ट्रांसफॉर्म हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ उठने की बात नहीं है। आयुर्वेदिक आचार्यों ने बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक दिनचर्या बताई है जिसे मॉडर्न साइंस आज प्रूव कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में। राधे राधे दोस्तों, मैं हूं अभिषेक कुमार एंड आई एम करेंटली स्टडिंग आयुर्वेदा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक रियल, ऑथेंटिक एंड इफेक्टिव आयुर्वेदिक दिनचर्या, यानी आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बहुत सारे लोग सुबह उठते ही टायर्ड हैं, पूरे दिन थकान महसूस करते हैं या लेजीनेस फील करते हैं, या फिर बहुत सारी कोई ना कोई कांस्टेंट हेल्थ प्रॉब्लम बनी ही रहती है। आपकी ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो सकती हैं अगर आप ये दिनचर्या फॉलो करेंगे। कैसी भी दिनचर्या हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सुबह उठना। तो अगर आप सुबह सही टाइम से उठते हैं तो आपकी आधी से ज्यादा समस्याएं ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। तो सवाल आता है कि सुबह कब उठना चाहिए। तो आयुर्वेद कहता है ब्राह्म मुहूर्त उत्तिष्ठेत स्वास्थ्य रक्षार्थम आयुषः। इसका मतलब है कि एक हेल्दी पर्सन को अपनी हेल्थ मेंटेन करने के लिए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता होगा कि एक्चुअल में ब्रह्म मुहूर्त होता क्या है। तो रात का जो 14th मुहूर्त होता है उसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। टोटली पूरी रात में 15 मुहूर्त होते हैं। तो उसमें से जब 13th मुहूर्त खत्म हो जाता है और 14th मुहूर्त शुरू होता है तो उस टाइम को हम कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। और एक मुहूर्त जो होता है वो 48 मिनट्स के बराबर होता है। तो अगर आप देखेंगे इन जनरल कि सनराइज से 96 मिनट्स पहले का जो टाइम होता है उसे ही हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। तो हर किसी को सूर्योदय से लगभग लगभग 96 मिनट्स रफली 1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। ये टाइम आपके लिए सात्विक होता है और वातावरण बिल्कुल शांत होता है। तो आपका जो ब्रेन होता है वो बहुत अच्छे से फंक्शन करता है। इसीलिए हमारे पेरेंट्स हमको बोलते हैं कि सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ इस समय आपको एक प्योर ऑक्सीजन मिलती है और आपकी बॉडी में इस समय वात प्रधान रहता है। मॉडर्न साइंस ने भी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्चेस किए हैं और ऐसा पाया है कि जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं उनका कॉर्टिसोल रिदम बैलेंस रहता है, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक मेंटेन रहता है, उन लोगों में डिप्रेशन के रिस्क कम रहते हैं और साथ ही साथ उनकी प्रोडक्टिविटी भी आम लोगों से काफी ज्यादा रहती है। इसके बाद आचार्य ने शौच विधि का वर्णन किया है। इसका मतलब ये है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको मल और मूत्र का त्याग करना है, क्योंकि इस समय वात प्रधान होता है बॉडी में, तो वो मल और मूत्र को त्याग करने में आसानी देता है। अब आप लोग मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों का मॉर्निंग रूटीन कितने बजे से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद दंत धावन करने को कहा गया है, यानी कि टूथ ब्रशिंग। तो दंत धावन कब करना है और कैसे करना है। तो आयुर्वेद में दातुन करने का विधान है, मतलब कि पेड़ की टहनी का एक छोटा सा भाग लेना है और उससे आपको ब्रश करना है। तो इसके लिए आप हर पेड़ की टहनी नहीं ले सकते हैं, कुछ सिलेक्टेड पेड़ हैं जैसे कि अर्क, न्यग्रोध, खदिर, करंज, ककुब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे काफी पेड़ हैं। पर आज के मॉडर्न टाइम में कोई भी इस तरीके को अपनाना नहीं चाहता है। आयुर्वेद में कहा गया है कि ब्रश करने के लिए जो आपको टहनी लेनी है या जो पाउडर लेना है वो तीखा, कड़वा और कसैले रस का होना चाहिए, क्योंकि ये आपके दांतों पर लगी हुई कफ की परत को हटाता है जो रात भर में आपके दांतों पर इकट्ठी हो जाती है। और अगर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं तो नीम या क्लोव ऑयल एक्सट्रैक्ट वाला यूज करें और ट्राई टू इग्नोर स्वीट फ्लेवर टूथपेस्ट। और अगर आप दातुन करेंगे तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी जो दातुन होती है वो लगभग 9 इंच लंबी होनी चाहिए और आपके इंडेक्स फिंगर के साइज की होनी चाहिए। अब देखते हैं कि जितना जरूरी आपका दांत साफ करना है उतना ही जरूरी आपका जीभ साफ करना भी है, जिसको आयुर्वेद में जिह्वा निर्लेखन के नाम से जानते हैं। इसके लिए आप टंग स्क्रैपर यूज कर सकते हैं और जिह्वा निर्लेखन से आपके टंग के ऊपर जो कफ की कोटिंग हो जाती है रात भर में वो हट जाती है। और 2020 की जर्नल ऑफ क्लिनिकल पेरियोडोंटोलॉजी की रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि टंग स्क्रैपिंग से आप बैड ब्रीथिंग को लगभग 75% तक रिड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद आचार्य ने अंजन विधि का वर्णन किया है। इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में काजल भी कहते हैं। आचार्य वाग्भट ने 2 तरीके के अंजन बताए हैं। पहला जो हम डेली यूज करते हैं उसे सौवीरांजन कहते हैं, जो कि एंटीमनी सल्फाइड से बनता है और इसका डेली यूज करने से आपका जो विजन होता है वो स्ट्रांग हो जाता है और आपकी आंखें साफ रहती हैं।
और दूसरा जिसे हर 5 से 7 दिन के बाद लगाना चाहिए, जो आपकी आंखों में बने हुए कफ को निकालता है। असल में अंजन लगाने से आपकी आंखों में एक ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम मिबोमियन ग्लैंड्स बोलते हैं, वो स्टिमुलेट होती हैं और आपकी जो नेचुरल टीयर फिल्म होती है वो इंप्रूव होती है, जो कि आज की जेनजी जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। अब अंजन विधि के बाद आचार्य ने नस्य विधि का वर्णन किया है। इसमें आपको 2 ड्रॉप्स ऑफ अनु तेल दोनों नॉस्ट्रल्स में डालना होता है। इसके डेली प्रयोग से आपका प्राणवात इंप्रूव होता है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से काम करता है, साथ ही साथ आपकी मेमोरी भी बढ़ती है और ये आपको साइनसाइटिस से भी बचाता है। और इस पर भी बहुत सारी मॉडर्न रिसर्चेस हुई हैं जो कि ये सजेस्ट करती हैं कि ये आपके कॉग्निटिव फंक्शंस को काफी हद तक बढ़ाता है। कॉग्निटिव फंक्शन यानी कि आपकी मेमोरी, आपकी कॉन्शियसनेस, इन सब चीजों को भी बढ़ाता है। बट अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है या जिसको बहुत ज्यादा जुकाम है या फिर खाना खाने के तुरंत बाद ये नस्य नहीं करना है, तो आप में से कितने लोग रेगुलरली नस्य पहले से ही कर रहे हैं, मुझे कमेंट में बताओ। तो इसके बाद आता है कवल और गंडूश। गंडूशा का मतलब है ऑयल पुलिंग। इसमें आप अपने मुंह को कंप्लीटली ऑयल से फिल करते हैं और उसको होल्ड करते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये कब तक होल्ड करना है, तो जवाब ये है कि जब तक आपकी आंखों से आंसू नहीं आ जाते हैं तब तक आपको वो ऑयल अपने मुंह में रखना है। इसके बाद आता है कवल। कवल का मतलब है गार्गलिंग। इसमें आपको पूरा मुंह नहीं भरना है, थोड़ा सा पानी या ऑयल लेना है, अपने मुंह में डालना है और हिंदी में बोलते हैं गलारे करना है, गार्गलिंग करनी है। तो ये होता है कवला और गंडूशा। तो इसके लिए आप तिल का तेल या फिर कोकोनट ऑयल यूज कर सकते हैं और ये करने से आपका ओरल हाइजीन मेंटेन रहेगा। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी रिसर्चेस हैं जो ये सजेस्ट करती हैं कि अगर आप कोकोनट ऑयल से गार्गलिंग या फिर ऑयल पुलिंग करते हैं तो ये जिंजिवाइटिस को रिड्यूस करता है, और अगर आप तिल तेल का यूज करते हैं तो ये बैक्टीरियल ग्रोथ को कम करता है, उसमें भी स्पेसिफिकली स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंट्स। इसके जो भी रिसर्च आर्टिकल्स है वो मैं कमेंट्स में डाल दूंगा, आप वहां से डिटेल स्टडी भी कर सकते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं अक्सर, कवल और गंडूश के बाद जो ऑयल होता है वो उसको निगल लेते हैं, तो ये नहीं करना है। जो भी ऑयल आप यूज करते हैं कवल और गंडूश के लिए उसको बाद में थूक देना है और एक बार फिर से गर्म पानी का यूज करके अपने मुंह को धुल लेना है। इसके बाद आता है अभ्यंग और व्यायाम। अभ्यंग को आप ऑयल मसाज से भी जान सकते हैं, बट अभ्यंग के जो फायदे हैं ना वो ऑयल मसाज से कई ज्यादा हैं। आचार्य वाघ भट्ट ने अभ्यंग के लिए कहा है कि अभ्यंगम आचर्य नित्यम स जराश्रम वातः दृष्टि प्रसाद पुष्ट्यायु स्वप्न सुत्वकत्व दाढ़्यकृत। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में एजिंग को डिले करता है, वात को कम करता है, थकान को भी कम करता है, आपके विजन को इंप्रूव करता है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, इंसोम्निया को ट्रीट करता है और आपको अच्छी नींद प्रोवाइड करता है, और आपकी लाइफ को यानी आपकी आयु को भी बढ़ाता है, और इसके साथ साथ आपकी स्किन को भी नरिशमेंट देता है और ग्लो करता है। इसे करने के लिए आपको सिंपली हल्का गुनगुना मेडिकेटेड ऑयल लेना है, और अगर नहीं है तो आप नॉर्मल तिल तेल भी ले सकते हैं और इससे अपने पूरी बॉडी पर मसाज करनी है। नॉर्मली जॉइंट्स के ऊपर सर्कुलर मोशन में मसाज करनी होती है और हाथ और पैरों पर लॉन्ग स्ट्रोक्स के टाइप मसाज करनी होती है। और ये मसाज करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट बैठना होता है ताकि वो जो ऑयल से आपने जो मसाज की है वो ऑयल आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए और ये जो फायदे मैंने अभी बताए वो सारे फायदे आपकी बॉडी में भी आपको मिल सकें। ऐसे बहुत सारे रिसर्चेस आपको मिल जाएंगे जो ये सजेस्ट करते हैं कि अभ्यंग करने से आपकी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स अप टू 30% रिड्यूस हो सकते हैं। वैसे तो आपको अभ्यंग पूरे शरीर पर करना चाहिए, बट अगर आप नहीं कर सकते हैं पूरे शरीर पर, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो स्पेशली आपके सर पर और आपके पैरों पर आपको अभ्यंग जरूर करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई भी कफगत विकारास हैं, कफ डिसऑर्डर्स हैं, तो आपको ये अभ्यंग नहीं करना है। इसके बाद आता है आप सबका सबसे फेवरेट टॉपिक जो कि है व्यायाम, जिसे आप एक्सरसाइज के नाम से भी जानते हैं, और इसके लिए काफी लोग जिम भी जाते हैं। तो जिम जाना सही है, बट जिस समय आप जा रहे हैं वो सही नहीं है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग किसी भी एक्सरसाइज को करने का सही टाइम है सुबह का टाइम, मॉर्निंग टाइम। तो आचार्य वाघ भट्ट ने व्यायाम के फायदे बताते हुए कहा है कि लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्निर्मेधसा क्षय विभक्त घन गात्रत्वम व्यायामाद उपजायते। इसका मतलब है कि ये आपकी बॉडी में लघुता करता है, आपको लाइट फील होता है। इसके साथ आपकी बॉडी में से एक्सेस फैट को कम करता है, आपके बॉडी पार्ट्स को स्थिर बनाता है, और साथ ही साथ आपकी पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। तो अब ये तो पता चल गया कि
एक्सरसाइज करनी है। तो अब बहुत लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है कि कब तक करनी है। तो इसका जवाब देते हुए आचार्य ने कहा है कि हर मनुष्य को उसकी शक्ति के आधे के बराबर व्यायाम करना चाहिए। तो अब फिर से आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि कैसे पता करें कि आपकी शक्ति के आधे के बराबर आपने व्यायाम कर लिया है। तो इसका उत्तर देते हुए आचार्य ने कहा है कि जब भी आपको आपके माथे पर पसीना आना लग जाए, आपकी सांस बढ़ जाए, बट आपको थकान महसूस ना हो, वही एक पूर्ण संकेत है कि आपने आपकी शक्ति के आधे के बराबर व्यायाम कर लिया है और आपको वहीं रुक जाना चाहिए। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों का फेवरेट वर्कआउट क्या है। तो लास्ट में व्यायाम करने के कुछ समय बाद स्नान करना चाहिए। नहाने से आपकी बॉडी में आपकी पाचक अग्नि बढ़ती है और आप सबने ऐसा फील भी किया होगा कि नहाने के तुरंत बाद थोड़ा भूख लगता है, लेकिन नहाने के तुरंत बाद खाना नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ साथ ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और आपकी बॉडी को प्योर रखता है, क्लीन करता है और हाइजीनिक रखता है। और आजकल बहुत लोग गर्म पानी से नहाते हैं। तो आयुर्वेद में कहा है कि कभी भी सर पर गर्म पानी नहीं डालना चाहिए। इससे आपका हेयर फॉलिकल्स लूज हो जाते हैं और हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है और इसके साथ साथ आई साइट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बट बाकी बॉडी पर आप गर्म पानी यूज कर सकते हैं, बट सर पर गर्म पानी नहीं यूज करना है। नहाने के बाद आप अच्छे कपड़े पहनिए, आधे घंटे बाद लगभग भोजन करिए और उसके बाद आपका जो भी डेली प्लान है उसको आप करिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी ऑथेंटिक आयुर्वेदिक दिनचर्या। मेरा काम था बताना, अब आगे का काम आपका है। अगर आप कंसिस्टेंटली सिर्फ 30 डेज तक इसको फॉलो करेंगे तो इसके रिजल्ट्स खुद आपको भी शॉक कर देंगे और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं विद #दिनचर्या चैलेंज। आई विल फीचर द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन माई नेक्स्ट वीडियो। लाइक दिस वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा, और ऐसे ही और आयुर्वेदिक इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।